हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ यूज़फुल टिप्स के बारे में जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले पेशेंट्स में मदद करते हैं। इरिटेबल होने का मतलब है चिड़चिड़ा होना। किसी भी व्यक्ति को हम इरिटेबल तब बोलते हैं जब मान के चलते हैं कि वो हर बात पर चिड़चिड़ करता है या सही जवाब नहीं देता, छोटी सी बात पर भी बहुत बड़ा सारा रिस्पॉन्स देता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का भी वही मतलब है कि थोड़ी भी अगर उसको स्टिमुलस जाता है या खाना जाता है तो बदले में पेट दर्द, मरोड़, लूज मोशन, डायरिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब कहानी चालू हो जाती है। तो इस तरह का जब किसी का पेट हो जाए तो उसको इरिटेबल बाउल बोलते हैं और ये कई लोगों में काफ़ी लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम है। लंबे समय तक इलाज इसका चलता है और कई लोगों में पूरा रिस्पॉन्स नहीं भी करता है। तो आज हम बात करेंगे इस बीमारी में क्या क्या चीज़ों को आप कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा मिल सकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले तो यदि आपको कोई भी बीमारी होती है तो रिकमेंडेड होता है कि आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मिलें, क्योंकि कई बार बीमारियों में ऐसा होता है कि बीमारी के कुछ और एस्पेक्ट्स होते हैं जो आप इग्नोर करते हैं। आप मान के चलते हैं कि इरिटेबल बाउल होगा, लेकिन वो इन्फ्लेमेटरी बाउल या कुछ ऐसी बीमारियां भी निकल सकती है जो कि काफ़ी डेंजरस हो सकती है, जिसमें जान का खतरा हो सकता है, कैंसर ट्यूमर भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो सीरियस हैं उनको इग्नोर ना किया जाए या उनसे आप परेशान बाद में ना हो जाओ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बीमारी को पहले से आइडेंटिफाई कर ले कि ये सही है कि गलत है डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट चालू करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले आपके लिए अच्छा होगा कि किसी डॉक्टर या अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, जो जाँचें ज़रूरी है वो करवा लीजिए। फिर डायग्नोसिस बन जाए तो फिर ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी पर डिस्कस करें। इसके अलावा आपके पेशेंट में या आपके अंदर जो ट्रिगर्स है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ की वजह से, किसी पर्टिकुलर हार्मोनल चेंज की वजह से, किसी स्ट्रेस की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से ये बीमारी सडनली बढ़ती है। यदि आपको ये पता चल जाता है कि आपके केस में कौन सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बीमारी बढ़ती है, तो उसे ट्रीट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि फिर आपको ट्रिगर को अगर अवॉइड कर लो या बच जाओ उससे तो प्रॉब्लम काफ़ी कम हो जाती है। तो आपको अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट को ट्रीट करना है तो कोई ट्रिगर जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है उससे आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट है कि डाइट में आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको ऐसी चीज़ों को लेना पड़ेगा जो पेट को ज़्यादा इरिटेट ना करे। एक फॉडमैप डाइट का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें फर्मेंटेबल ओलिगोसैक्राइड, डाइसैक्राइड्स, मोनोसैक्राइड्स और पॉलीओल्स वाला डाइट होता है जो ज़्यादातर डायरिया के पेशेंट में रिकमेंडेड होता है। इस पर हमने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो किया है। ये डाइट आपको नहीं लेना है। ये डाइट पेट को थोड़ा इरिटेट कर सकता है जिसकी वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें नहीं खानी है। फाइबर का प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कई तरीके का हो सकता है। एक जिसमें कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो तो उनको फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए, एक जिसमें डायरिया ज़्यादा हो तो फाइबर ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और अगर एक तीसरा टाइप होता है जिसमें कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन होता है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि जब कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है तो फाइबर ले लिया, जब नहीं है तो नहीं ले लिया। बाकी टाइम एक बैलेंस्ड रेजिम पे चलते रहे, थोड़ा लिया थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लिया, इस तरह से आप बैलेंस करके डाइट को मैनेज कर सकते हो। तो फाइबर का मैनेजमेंट आपको ज़रूरी है, क्योंकि फाइबर आप अगर डायरिया वाले पेशेंट में दोगे तो नुकसान करेगा, कॉन्स्टिपेशन वालों में कम दोगे तो नुकसान करेगा। तो बैलेंस करके चलना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ज़रूरी है बहुत ज़्यादा पानी पीना। ज़्यादा पानी पीने से पेट में अलग अलग इरिटेंट्स या सूजन करने वाले तत्व कम हो जाते हैं, तो पेट में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कम होता है। इसके अलावा आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि बार बार सीमित मात्रा में खाना खाएं, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाएं। एक बार में यदि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं तो इरिटेशन होने का चांस बढ़ जाता है। छोटे छोटे अमाउंट्स में आप बार बार अगर खाना को डिवाइड करके खाते हैं तो इरिटेशन होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है और आपका पेट खराब होने का, दर्द होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई ट्रिगर फूड्स हैं जैसे स्पाइसी फूड, फैटी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, कैफीन, अल्कोहल और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तीखा, मसालेदार, चर्बी वाला खाना, दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स, चाय, कॉफ़ी जिसमें कैफीन होता है, अल्कोहल और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। ये सारी ही चीज़ें आपके इरिटेबल बाउल को ट्रिगर कर सकती हैं। इसके अलावा जिन लोगों को मानसिक स्ट्रेस या तनाव है उनको योगा, मेडिटेशन करके मन के तनाव को कम करना चाहिए। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब करके आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। स्ट्रेस को यदि कम करते हैं तो आपका स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में कम होते हैं और इरिटेशन घटका होने का चांस कम हो जाता है। तो मेडिटेशन वगैरह करना एक काफ़ी अच्छा तरीका है जिससे आप स्ट्रेस को और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेडिसिन को एडजस्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम है वो लैक्सेटिव्स ले सकते हैं कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए। जिनको डायरिया वाला प्रॉब्लम ज़्यादा है वो डायरिया के लिए गट मोटिलिटी कम करने की दवा ले सकते हैं, उनसे फ़ायदा होगा।
जिन लोगों को दोनों है वो कभी ये कभी वो करके एडजस्ट कर सकते हैं, हालांकि उनको ट्रीट करना ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। जिन लोगों को पेन ज़्यादा होता है तो पेन कम करने के लिए स्पाज्म कम करने वाली या मरोड़ कम करने वाली दवा यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे मेडिसिन को एडजस्ट करके आपको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा आपके पेट के नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा को बचाना ज़रूरी है। हमारे पेट में कुछ नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे पाचन में मदद करते हैं और खाने के हिसाब से और विटामिन मिनरल्स के जनरेशन और खाने के एब्जॉर्प्शन के हिसाब से अच्छा माना जाता है उनको। ये बैक्टीरिया जब मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो पेट खराब होना या दर्द होना इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। तो यदि ये बैक्टीरिया रिस्टोर हो जाए पेट में तो ये प्रॉब्लम्स कम होंगी। दही या कैबेज पत्ता गोभी से बनाए हुए फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जैसे सॉर्टक्रॉट, किमची, ये सारी चीज़ें जो है आपके पेट में नॉर्मल बैक्टीरिया को रिस्टोर करती हैं। इसके अलावा आप टैबलेट्स और मेडिसिन भी ले सकते हो। इसके सैशे वगैरह भी आते हैं उस बैक्टीरिया के जो पेट के नॉर्मल फ्लोरा को रिस्टोर करते हैं, तो इससे पेट दर्द और इस तरह के प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। इसके अलावा आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि आप खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी और बिना चबाए खाते हैं तो पेट में दर्द होने का, मरोड़ होने का या क्रैम्प्स होने का चांस बढ़ जाता है। आप कम मात्रा में खाएं, डिवाइड कर करके खाएं तो आपको ज़्यादा हेल्थ अच्छा रहेगा और इरिटेबल रिलेटेड प्रॉब्लम कम होगा। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करिए, आपके डॉक्टर को दिखाते रहिए। यदि कोई पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं या सडनली कंडीशन बिगड़ रही है या अगर सुधार भी है तो भी रेगुलर चेकअप करते रहिए ताकि आपको डॉक्टर बेटर वे में गाइड कर सकें और बीमारी को सही तरह से समझ सकें, मैनेज कर सकें। बीमारी के बारे में क्या इश्यूज़ हैं, क्या चीज़ों से फ़ायदा होगा, क्या चीज़ों से नुकसान होगा, इस बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी बीमारी के बारे में अगर आपको अच्छी जानकारी है तो आप उसे बेटर वे में मैनेज कर सकेंगे। यदि जानकारी का अभाव होगा तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे, गलत तरह से मैनेज करेंगे और प्रॉब्लम्स बाद में बढ़ जाएगी। तो आज हमने बात करी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में हमने डिस्कशन करी। काफ़ी कॉमन बीमारी है, काफ़ी लोगों को होती है और इसको सही तरह से अगर मैनेज किया जाए तो अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। उतनी डेंजरस बीमारी नहीं है, इसलिए इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मेंटल स्ट्रेस को कम करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफस्टाइल रखें तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होने का चांस कम हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें।